नमस्कार दोस्तों। क्या अब ईरान और अमेरिका के बीच जमीनी जंग शुरू होने वाली है? अमेरिका से आ रही खबरों की माने तो करीब 3500 अमेरिकी ट्रुप्स खाड़ी पहुंच चुके हैं और अगले कुछ दिनों में हो सकता है 5000, हो सकता है 10,000 अमेरिकी ट्रुप्स, मरीन और पैरा ट्रूपर्स खाड़ी पहुंचने वाले हैं। एक युद्धपोत पहुंच चुका है, यूएसएस त्रिपोली, लेकिन 3 या 4 युद्धपोत अगले कुछ दिनों में पहुंचने वाले हैं। ईरान कह रहा है कि अगर जमीन पर जंग हुई तो हम अमेरिका को मजा चखा देंगे। ईरान के स्पीकर की तरफ से बयान आया है आज ही कि हम अमेरिकी सैनिकों का जमीन पर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें तबाह किया जा सके। आईआरजीसी की तरफ से भी इसी तरह के बयान आए हैं। लेकिन क्या अगले कुछ दिनों में अगर ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की डील नहीं हुई, कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई ताकि सीज फायर हो सके, तो क्या खाड़ी देश या दुनिया बहुत बड़े जंग का चश्मदीद बनने वाली है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। और ईरान अमेरिका से ऐसी स्थिति में मुकाबला कैसे करेगा अगर यह जंग जमीनी जंग में तब्दील हुई? तो हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे आप कई बार मेरे यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो चुके हैं, सैयद आकिफ जैदी साहब, जो स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, ईरान में रहते हैं, रहने वाले भारत के हैं, लेकिन 12-13 सालों से ईरान में हैं। उन्हें आज हमने यही समझने के लिए खास तौर से आमंत्रित किया कि ईरान की क्या तैयारी है, ईरान में क्या चल रहा है, ईरान के लोग क्या सोच रहे हैं, जब ऐसा लग रहा है कि जंग, जमीनी जंग, जंग तो 1 महीने से चल रही है, मुहाने पर खड़ी हो गई है। आकिफ जैदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे बात करने से पहले कुछ तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आज की तस्वीर है, स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएं जो इजराइल से आई है। इजराइल के बेशर्बा के पास नेगेव रेगिस्तान में किसी औद्योगिक क्षेत्र पर हमला हुआ है। ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है। इसे रासायनिक और औद्योगिक हब माना जाता है। मिसाइल गिरने के बाद औद्योगिक जोन में बड़ी आग लग गई है और फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल साइट को बहुत नुकसान पहुंचा। मैं चाहता हूं इसको वीडियो को प्ले करें जिससे अंदाजा लगे कि ईरानी मिसाइलों की जद में अभी भी वेस्ट एशिया के देश और कैसे इजराइल लगातार आ रहे हैं। ये इजराइल में एक फैक्ट्री में मिसाइल गिरने और धमाके के बाद हुई तबाही की तस्वीरें हैं और ये ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है क्योंकि 2 दिन पहले ईरान के स्टील प्लांट पर हमला हुआ। तब ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे और एक तरह से दोनों देशों में लड़ाई ऐसी हो रही है, आंख से बदले आंख। जैसे ईरान के तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से कहा गया अब जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी है वेस्ट एशिया में, हम उन यूनिवर्सिटीज पर हमला करेंगे। और एक तरह से ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि स्टाफ, प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज के आसपास रहने वाले लोग दूर हट जाए, कभी भी हमला हो सकता है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है? और इन सब के बीच पाकिस्तान की मेजबानी में आज पाकिस्तान में 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक थी, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब। बैठक की तस्वीरें तो आई, लेकिन जो वहां से जानकारी आ रही है कि इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक का मकसद था तनाव को कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए, सीज फायर का कोई रास्ता निकाला जाए, जंग के मुहाने पर जो 1 महीने से जंग के हालात बने हैं, दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, उसको कैसे एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत बहुत स्वागत है आकिफ जैदी साहब। मेरा मकसद था कि दर्शकों को सारी खबरों से भी रूबरू कराऊं। अब पहला सवाल यही है, आप भी हैं ईरान में, आपको पता चल रहा होगा कि अमेरिकी डिफेंस विभाग की तरफ से जो खबरें आ रही है कि 3500 अमेरिकी ट्रूप्स, मरीन और पैरा ट्रूपर्स यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर दर्जनों हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के साथ फारस की खाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, वेस्ट एशिया पहुंच चुके हैं। तो कैसे देखता है ईरान इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे निमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सही बात है कि इस तरह गुफ्तगू के ज़रिए कुछ हकीकतें इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स तक पहुँचे इंशाल्लाह। देखिए, ये जो खबर आ रही है 3500 इन फौजियों के यहाँ आने की, तो इसको
उन दूसरे फौजियों के साथ मिलाकर देखा जाए कि जिनकी संख्या शायद 35,000 के आसपास है, 30 से 40,000, इसलिए मैं कह रहा हूँ तकरीबन 35,000, वो अमरीकी फौजी जो इस वक़्त यहाँ पर जो मुख्तलिफ अमरीकी बेस ध्वस्त हुए हैं, नाबूद हुए हैं ईरानी हमलों की वजह से, उसकी वजह से इस वक़्त दर-बदर फिर रहे हैं। उनको होटलों में रखा जा रहा है, दुबई में, कुवैत में वग़ैरह। उनको खाली फैक्ट्रीज़ में, खाली वेयरहाउसेज़ में या हत्ता बाज़ रिहायशी इलाकों में घरों को किराए पर लेकर उनको वहाँ पर रखा जा रहा है, क्योंकि बेस में रहने की जगह नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे भी रिपोर्ट अब खुलकर कर रहे हैं कि कम से कम, ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है, 13 अमरीकी बेस ऐसे हो गए हैं कि उसमें अब कोई रह नहीं सकते फौजी। तो ये एक ईरान में एक ये जो 3500 आने की खबर है, इसको चंद ज़ाविये से देखा जा रहा है। एक ज़ाविया ये है कि सवाल उठाया जा रहा है कि ये 35,000 को इस वक़्त निकालने का तो रास्ता अमेरिका नहीं निकाल पा रहा है। तो क्या जब ये फँसे हुए 35,000 को निकाल नहीं पा रहा है, और कल ये खबर भी आपने देखी कि ईरान ने दावा किया कि 500 अमरीकी फौजी जो यूएई में थे, उन पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक हुआ। एक तादाद उसमें मरी होगी, लेकिन मरने वाले और घायलों की संख्या पता नहीं है, लेकिन यकीनन हुई होगी, ये दावा भी है। जब ये माहौल है, तो निकालने में जब नाकाम है, तो नए क्यों ला रहा है, ये एक सवाल है, और इसीलिए ईरानी इसको ज़्यादा फ़िलहाल मीडिया वॉरफेयर के दायरे में देख रहे हैं। लेकिन अगर ये सीरियस है मामला, तो फिर मुझे तो लगता है कि एक वक़्त आएगा कि ईरानी चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ़ इसीलिए खोल देंगे ताकि ये अंदर आ सकें और फिर वो रूबरू जंग हो सके, जिसकी तमन्ना न सिर्फ़ ईरान के फौजियों को है, बल्कि ईरान की जनता को भी है कि वो रूबरू लड़ाई हो, बड़ी संख्या में अमेरिकन फौजियों को कैदी बनाया जाए, बंदी बनाया जाए, और उससे फिर ये अमरीकी वर्चस्व का खात्मा और भी तेज़ी से हो सके। तो यहाँ एक तो ज़ाविया ये। दूसरा एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो मीडिया में कहा जा रहा है ये मिडल ईस्ट पहुँच गए हैं, वेस्ट एशिया पहुँच गए हैं। अगर हम जाकर सेंटकॉम का स्टेटमेंट देखें, यूएस सेंटकॉम, तो वो कहता है कि हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में आ गए हैं। उसने मिडल ईस्ट का नाम या वेस्ट एशिया का नाम नहीं लिया है। और एरिया ऑफ ऑपरेशन सेंटकॉम का बहुत बड़ा है, हत्ता कीनिया और तांज़ानिया के बॉर्डर तक जाता है। तो अभी हमें ये भी अंदाज़ा नहीं कि जो मीडिया ने इसका नाम दे दिया है, वेस्ट एशिया पहुँच गया है, पर्शियन गल्फ के नज़दीक पहुँच गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, अभी ये भी क्लियर नहीं है। बहरहाल जो भी है, सच्चाई है या नहीं, मीडिया के कंज़म्पशन के लिए है सिर्फ़, या एक्चुअली कोई मकसद रखते भी हैं, चाहते हैं कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तक पहुँचे, जैसा भी है, ईरानी इन डेवलपमेंट्स को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि हर एतबार से वो अपनी बढ़ती हुई जीत के जानिब इसको एक और कदम के तौर पर देख रहे जैदी साहब, कहा यह जा रहा है, हम तो वही कहेंगे जो अमेरिकी मीडिया या ब्रिटिश मीडिया या सेंट्रल कमांड की तरफ से जो खबरें आ रही, कहा यह जा रहा है जैसे इसमें पैराट्रूपर्स होते हैं, मरीन कमांडो होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं। ये कहा जा रहा है कि इनका मकसद ये है, स्ट्रेटजी ये होगी कि अगर कोई डील नहीं हुई 6 अप्रैल तक, जो जो मियाद ट्रंप ने तय की है 7 अप्रैल की सुबह भारतीय समय के अनुसार, तो ये पैराट्रूपर्स या मरीन खार्ग आइलैंड को कैप्चर कर सकते हैं टारगेटेड, क्योंकि ट्रेंड होते हैं हेलीकॉप्टर से पैरा ड्रॉपिंग के लिए या पैरासूट के जरिए नीचे उतरने के लिए, और तब तक और फोर्सेज आ जाएगी, और इनका पर्पस है किसी ढंग से खार्ग आइलैंड को कैप्चर करें, ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, तब खार्ग आइलैंड को हम फ्री करेंगे। मतलब ये खबरें आ रही है, मे बी जो खबरें आ रही है उसकी पीछे क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो दिख रहा है कि अमेरिकी फोर्सेज एडवांस हो रही है वेस्ट एशिया की तरफ या उनके जो शिप्स हैं वेस्ट एशिया की तरफ आ रहे हैं। जी, तो हम ठीक है, इसको खबर को मान लेते हैं कि निस्बतन नज़दीक आई होगी, ये पूरी तरह झूठ नहीं बोला होगा सेंटकॉम ने, और उसके एरिया ऑफ ऑपरेशन जो अरब सागर और इंडियन ओशन का भी बहुत एरिया कवर करता है सेंटकॉम, तो मान लीजिए वहाँ पहुँची है, या चलो मान लेते हैं कि सी ऑफ ओमान यानी गल्फ ऑफ ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के नज़दीक भी पहुँच गई है। तो ये तो आने की खबरें, जाने की खबरों को के साथ मिलाकर देखें, यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो है वो जा चुकी है, यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जो है वो पहले ग्रीस वापस गई, ग्रीस से अब और भी दूर हो गई और क्रोएशिया चली गई, ये नई खबर है, ताकि और भी फासला हो जाए ईरान से, और क्रोएशिया की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये फंसे हुए फौजी अपनी जगह, ये बर्बाद बेसेस अपनी जगह।
तो हम सारी पिक्चर को अगर हम समझना चाहते हैं, दर्शक समझना चाहते हैं, तो आने वाले और जाने वाले और जो बेचारे फँसे हुए हैं, जो 30-40 हज़ार फौजी यहाँ पर, उन सब के साथ बैलेंस करके पिक्चर को देखें, तो शायद मैदान में क्या हो रहा है, उसकी सच्चाई कुछ और सामने आएगी। दूसरी बात जो क्लेम हो रहा है खार्क आइलैंड वगैरह को लेकर, जानकारी के लिए थोड़ी-सी और जैसे आपने भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को आपने एक्सप्लेन किया कि उसकी ज्योग्राफी क्या है और उसकी इकोनॉमी क्या है, सब कुछ अच्छी तरह बताया। तो खार्क आइलैंड तक पहुँचने के लिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से पहले गुज़रना होगा और उसके बाद कई 100 किलोमीटर और ईरान के साहिल के किनारे से गुज़र के फिर खार्क आइलैंड जाना होगा। तो मेरे ख़्याल में दर्शक खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पॉसिबल है और कितनी पॉसिबल नहीं है, ईरान की क्षमता और ईरान के मज़बूत इरादे को देखते हुए। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए खार्क आइलैंड पर कब्ज़ा हो भी जाता है, तो ये दावा किया जा रहा है कि इसके नतीजे में ईरान मजबूर हो जाएगा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। ये भी एक सवाल है कि वाक़ई में ऐसी मजबूरी होगी क्योंकि ईरान के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। एक ऑप्शन तो उसके पास ये है कि उसके पास जो ऑयल एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज़ जास्क नाम की जगह है, चाबहार एक मशहूर हम इंडियंस ने काफ़ी नाम सुना है क्योंकि ज़माने से सुना है कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। चाबहार के नज़दीक ईरान ने ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल चंद साल पहले बना दिया जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के दूसरी तरफ है। यानी इसी प्लानिंग के तहत कि अगर कभी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद भी हो जाता है, हत्ता हमारे लिए भी, ईरानियों के लिए भी, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट टर्मिनल हो। वहाँ पर से रीडाइवर्ट करके एक्सपोर्ट हो सकता है। हाँ, ठीक है, हो सकता है एक्सपोर्ट में कि क्वांटिटी में मिलियन बैरल्स पर डे में कुछ कमी भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो एक्सपोर्ट करने से पूरी तरह से महरूम रह जाएगा, वो कर नहीं पाएगा। एक और ऑप्शन उसके पास है कि वो जास पर अगर फिर मैं कह रहा हूँ अगर के साथ ही कह रहा हूँ, बिलफ़र्ज़ अगर वो पहुँच भी जाते हैं जास तक और कब्ज़ा कर लेते हैं, तो कब्ज़े को छुड़ाना भी तो एक बहुत आसान ऑप्शन है। भई इतना छोटा जो मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर जाके ऐसा कहर बर्पा कर रही हैं, वो 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से जज़ीरे पर और कितनी बर्बादी मचा सकती हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कब्ज़ा अगर करने भी दिया, तो मुझे तो लगता है कि ईरान ने अगर उनको नज़दीक आने भी दिया, तो एक एक स्ट्रैटेजी के तहत नज़दीक आने हो देगा ताकि नज़दीक आने देने के बाद मुकाबला हो सके और कैदी बना सके बड़ी तादाद में। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि वो नज़दीक नहीं आने देगा, बल्कि सबसे ज़्यादा चांसेस मेरा अंदाज़ा ये है कि नज़दीक आने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे अब्राहम लिंकन भी कभी उसने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तक के नज़दीक नहीं आया। दूर रहा, मार खाई और अब भाग के निकल गया इस पूरे इलाके से। जेरल्ड फोर्ड वो रेड सी तक ही आया। उसने बाबुल मंदब क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं की और वहाँ से भाग के अब क्रोएशिया में जाके छुप गया है और अब तो ये ऐलान हो गया है कि कई महीने रिपेयर चलेगा, ताकि ये सिग्नल मिल जाए कि भई हम तो ये शिप ला ही नहीं रहे इस तरफ, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। तो पूरा अगर बैलेंस करके देखें, ज़्यादा मुझे लग रहा है, अनुमान ये है कि ये मीडिया वॉर है, मीडिया वॉर का हिस्सा है, लेकिन इसका असर ईरान में ना जनता पर हो रहा है, ना हुक्मरानों पर हो रहा है। हाँ, मैं अगर अपनी बात को सुधारूँ, एक असर हो रहा है, वो है कि उनके उत्साह में इज़ाफ़ा हो रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा करे कोई सच्चाई हो और ये ज़मीनी फ़ौजी आने की गलती कर लें, ताकि मज़ा चखाने का और मौका मिले। उसके अलावा ईरान के अंदर और कोई असर नहीं है। हो सकता है बाहर मीडिया की दुनिया में कुछ हद तक असर हो रहा हो इन खबरों का। ये बताइए फिर ईरान में किस तरह की खबरें हैं? जैसे कल मैं तेहरान टाइम्स का पहला पन्ना देखा जो सोशल मीडिया पर है, जिसमें लिखा गया है कि वो आएँगे तो अपने पैरों से, लेकिन यहाँ से ताबूत में लौट कर जाएँगे। फुल पेज तेहरान टाइम्स को मैंने देखा और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि 10 लाख जो फ़ौजें हैं, वो मोबिलाइज़ हैं ऐसे किसी मुकाबले के लिए। और तरह की बातें जैसे आज मैंने कहा स्पीकर की तरफ से एक बयान आया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे बयान आईआरजीसी की तरफ से भी पहले आ चुके हैं। तो ईरान में इसकी कोई देखिए दुनिया भर में जब ये चीजें चल रही है तो ऐसा नहीं ईरान कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा। जो स्पीकर के बयान आए हैं और आईआरजीसी के बयान आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि हमारी नजर है और वो इस तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो तैयारी तो ईरान कर रहा होगा। जी, बिल्कुल, तैयारी तो बहुत बड़े पैमाने पर अब ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हर एतबार से ईरान इस जंग के लिए तैयार है और तैयार था हम्म, और जैसे कुछ लोगों ने कहा है कई दशकों से तैयारी हो रही थी। मेरा मानना है ये बिल्कुल सच है कि कई दशकों से तैयारी हो रही थी, ये जानते हुए कि कभी न कभी ये जंग थोपी जाएगी। तो तैयार तो हर एतबार से है। ये तो 3 साढ़े 3 हज़ार फौजियों का आ जाना,
कि जिनके बारे में ये है कि वो ऐसी ट्रेनिंग होती है, वैसी ट्रेनिंग होती है, लेकिन साथ में ये भी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी भी इस ट्रेनिंग पर उन्हीं ने किसी रियल सीरियस जंग में अमल करने का भी उनको कभी अवसर नहीं मिला है। और उस हॉलीवुड ने जो उनके तसव्वुरात उनके बारे में पैदा कर दिए हैं, ये सब सारी चीज़ें ईरानियों के सामने हैं और वो सबको देख रहे हैं। और गरचे मैं अनुमान लगा रहा हूँ और ईरानी भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें ज़्यादा जो है वो भभकी देने वाली बात है और जो बेअसर हो रही है बल्कि उल्टा असर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सचमुच रियलिटी बनती है तो ईरान के पास तैयारी इसके लिए नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। तैयारी तो जंग के हर पहलू से है। अगर मैं आपके दर्शकों को 1-2 चीज़ें और बताऊँ तो काफ़ी दिलचस्प होगा। इस वक़्त ईरान में एक अहम तैयारी जो चल रही है, वो चुनाव की तैयारी चल रही है। यानी इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़माने पहले से जंग से पहले से अनाउंस हुआ है कि मई के पहले हफ्ते में पूरे नेशन वाइड इलेक्शंस होने हैं, एक साथ, एक ही दिन में। किस चीज़ के लिए? जो यहाँ पर ये नगर पालिकाएँ और पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, उसकी जो है तैयारी भी चल रही है, उसकी लिस्ट निकल रही है, उसकी डेट निकल रही है, उसका यानी वो शेड्यूल अपने तौर पर चल रहा है। और इसी तरह से दूसरी यानी यहाँ पर जंग से ज़ाहिर-सी बात है जंग की वजह से हालात पर कुछ हद तक असर है। लेकिन इतना मज़बूत मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है कि बाकी नॉर्मल लाइफ़ और रूटीन वो सब भी चलती जा रही है। आज जो है एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर एक डिबेट हुई और उस पर डिस्कशन हुआ। यानी ज़िंदगी तैयारी बहुत सारे गोशों से चल रही है। सिर्फ़ जंग ही नहीं है जो यहाँ की पूरी निज़ाम को, जनता को इन्वॉल्व किए हुए, जंग से हटकर भी बहुत चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, नॉर्मल चल रही है और तैयारी के तौर पे यहाँ पर अभी भी बाकी हैं। तो ये यहाँ पर बताएं खबरों जैसे, हाँ, आप हाँ, आपसे पूछें यार क्या खबर है? यहाँ पर एक बहुत खबर जिस पर कल से बहुत तवज्जो है और दुनिया में भी है, वो ये कि ईरान की जनता को इसकी खुशी है और संतुष्टि है कि जो यहाँ पर 1 महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उसी से मिलते-जुलते उन्हीं के समर्थन में प्रदर्शन कल अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में बड़े पैमाने पर है। वो जो नो किंग प्रोटेस्ट नाम के जो प्रदर्शन हुए हैं, कि जिसमें अहम तरीन मुद्दा और नारा यही है कि ईरान पर होने वाले इस जंग को रोको, इस नाजायज़ हमले को बंद करो। तो वो बहुत खुश हैं इस सबको देखकर और यहाँ पर वो भी वीडियोज़ आए हैं, आपने भी देखे होंगे कि अमेरिका में दर्जनों शहरों में या शायद 100-200 शहरों में ये 50 प्रदर्शन हुए राज्यों होंगे। में 3.5 जगह प्रदर्शन हुए और कहा जा रहा है कि 80 से 90 लाख लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए। मैंने अभी एक वीडियो अरे किया है, उस वीडियो में वहां की तस्वीरें दिखाई है, अलग अलग शहरों की हर जगह, और हर साढ़े शहर 3 में हजारों की तादाद में लोग आकर ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे और ट्रंप को, इस जंग को रोकने के लिए ट्रंप हाँ, के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो देखा मैंने। साढ़े जी, साढ़े 300 की संख्या बताई आपने शहरों की। 3,500 जगहों पर, साढ़े 51 तीन राज्यों, हजार 50 अच्छा राज्यों में, 50 राज्यों साढ़े में, साढ़े 3,000 बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी छोटे संख्या है। छोटे तो ब्लॉक में, जो खबरें देख रहा हूं अमेरिकी अखबारों में आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो ये तो इसकी खबर तो यहाँ भी पहुँची है, इसके वीडियोज़ भी यहाँ पहुँचे हैं। हत्ता ये भी वो भी वीडियोज़ यहाँ पर पहुँचे हैं कि अमेरिका के हर जगह तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बाज़ जगह ये भी हुआ कि इन प्रदर्शनों में ईरान का झंडा लहराया जा रहा है। वो भी यहाँ पर पहुँची है। तो बड़ी संतुष्टि के साथ लोग देख रहे हैं और ये खैर ताज्जुब नहीं हो रहा है लोगों को। ताज्जुब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन तक ये खबर पहले ही पहुँच चुकी थी कि अमेरिकी जनता इस जंग से नाराज़ है। 60% 70% डिसअप्रूवल रेटिंग इस जंग को लेकर पाई जाती है। तो उन्हें अचंभा और ताज्जुब तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, संतुष्टि है कि वो डिसअप्रूवल अब ज़मीनी एक्शन में भी तब्दील हुआ है और वो जो उनको उम्मीद है, देखिए वो जानते हैं कि उनकी जंग अमेरिकी जनता से कभी नहीं थी और कभी नहीं है। उन्हें पता है उनकी जंग है एप्स्टीन गैंग से। वहाँ के जो बदमाश हुक्मरान हैं वहाँ के और यूरोप के, इसराइल के और दुनिया के कई दूसरे देशों के जो बदमाश हैं, उनके साथ है। तो उनको तो लग रहा है ये बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है ये जो प्रदर्शन हुए हैं और उनको इसी का इंतज़ार था कि कभी न कभी इस टाइप की आवाज़ उठेगी और काफ़ी उन्हें संतुष्टि है इस बात को लेकर। तो ये एक चर्चा का विषय यहाँ के मीडिया में और जनता के दरमियान कल से बना हुआ है। अब एक चीज बताएं कि जैसे पाकिस्तान में आज बैठक थी, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, जिसमें तुर्की, इजिप्ट और सऊदी के विदेश मंत्री थे, मेजबान पाकिस्तान है। ऐसा लगा कि इस बैठक में हालांकि ईरान की नुमाइंदगी नहीं है, अमेरिका की नुमाइंदगी नहीं है, ये वो देश हैं जो मीडिएट करना चाह रहे हैं, उसमें एक पार्टी भी है सऊदी अरब। लेकिन वहां से खबर आई कि कोई ऐसा रोड मैप नहीं आया। ऑब्वियसली इतनी जल्दी कुछ होना नहीं है, लेकिन ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया है कि अगर 6 अप्रैल तक आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो आपके पावर प्लांट्स को, एनर्जी सेंटर्स को हम तबाह करेंगे। तो क्या लगता है कि 6 अप्रैल तक कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ईरान और अमेरिका की? वहां क्या खबरें हैं ईरान में?
देखिए अजीत जी, ईरान में कोई खबर में और नजरिए में इस जंग को लेकर आप आज मुझसे पहले पूछें, 2 हफ्ते पहले मुझसे पूछते, 1 महीना पहले मुझसे पूछते, एक ही जवाब है ईरान की जनता की तरफ से भी या फौज की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से। वो क्या है? वो ये है कि इस जंग को जारी रखना है वहां तक कि जंग खत्म हो। यहाँ पर ये बात हो रही है, अगर मैं तर्जुमा करूँ तो कह रहे हैं 2 बातें, या तो हम जंग को पॉज़ कर सकते हैं या जंग को हम खत्म कर सकते हैं। कह रहे हैं हमें पॉज़ नहीं करना है जंग को, पहले हमने ये गलती कर ली कि हमने जंग को पॉज़ कर दिया और समझे कि सामने वाले से बातचीत हो सकती है। लेकिन सामने वाले ने ये साबित कर दिया है कि लातों के भूत बातों से मान ही नहीं सकते। तो हमें वहाँ तक इसको ले जाना है कि जंग खत्म हो जाए, और उसके लिए तन्हा तन्हा उसका नुस्खा और इलाज ये है कि अमेरिका इस हालत ही में ना रहे, इसराइल इस हालत ही में ना रहें कि वो जंग के बारे में सोच भी सके, जंग करना तो दूर की बात। तो इसीलिए वहाँ तक ले जाने का इरादा अभी भी ईरान में हर यानी सोसाइटी के हर हिस्से में एकदम मजबूत इरादा पाया जाता है। और ये जो 4 लोगों की, 4 देशों की मीटिंग पाकिस्तान में ये हो रही है, ये अहम है, ये महत्वपूर्ण है अपने तौर पर। यहाँ ईरान में इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि वो काम जो अमेरिका अभी अलहदा तौर पर एक-एक देश के ज़रिए करने की कोशिश कर रहा था कि वो ईरान पर किसी तरह से दबाव डाला जाए कि वो हाथ अपना रोक ले, यहीं पर जंग को रोक ले। वो क्योंकि एक तरफ से नहीं हो सका, अब 4 देशों को, ये चारों देशों आप जानते हैं, चारों देशों के बहुत गहरे संबंध हैं अमेरिका के साथ, चाहे चारों जिनका आपने नाम लिया, और काफ़ी हद तक अलग-अलग, सब एक हद तक नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक ये चारों देश जो हैं वो हद तक डिपेंडेंट हैं अमेरिकन सपोर्ट पर अपने वजूद के लिए, अपनी बका के लिए। तो इनकी हुकूमतें, यानी ये देश तो नहीं बल्कि इनकी जो हुकूमतें हैं कुछ हद तक डिपेंडेंट हैं। सऊदी अरेबिया और मिस्र तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये पाकिस्तान इनकी भी डिपेंडेंट है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान, डिपेंडेंट। हाँ। जी हाँ, आप कह सकते हैं। तो वो भी एक हद तक इस, तो ये अमेरिका की तरफ से ये जलसा हो रहा है। अब इसके 2 ही मकसद हैं, या तो मिलकर किसी तरह से ईरान की खुशामद की जाए, उसको राज़ी किया जाए, कोई लालच दी जाए ईरान को कि भाई ठीक है, आपकी ये फलाँ बात हम अमेरिका से मनवा लेंगे वग़ैरह। लेकिन चल नहीं रहा। या दूसरा दूसरा है, अगर वो सोच रहे हैं कि वो ईरान को किसी तरह से दबाव में लें, कहें कि भाई हम देखो 4 बड़े देश हैं, 4 बड़े मुसलमान देश हैं, 2 के साथ तो आपका बॉर्डर है और 2 और का बॉर्डर नहीं है, लेकिन आखिर बड़े देश हैं वगैरह, दबाव में किसी तरह से आएँगे, तो वो ईरान जो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है, वो इन 4 देशों के, जिनकी खुद ताकत जो है डिपेंडेंट है अमेरिका पर, इनके दबाव में कहाँ आने से रहा वो तो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म में कोई बहुत असर होने वाला है। 4 देश भी जमा हो जाए, 8 देश, भई वहाँ 18 मार्च को रियाज़ में तो 12 देश जमा हो गए थे, उसका कोई असर नहीं हुआ। चलो ये, और जो 12 देशों में से ही ये 4 उठ के यहाँ जमा हुए, जब वो ये 4 और 8 और मिलकर रियाज़ में जमा होके कुछ असर नहीं डाल सके, तो उन 12 में से 4 निकल के अलग से यहाँ जमा हुए। ज़्यादा मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि ईरान पर ये असरअंदाज हो सकेंगे। ईरान फिलहाल अपने हिसाब से ही फैसले लेने के मूड में भी है, और ज़मीनी हालात बता रहे हैं कि वो ये ताकत भी रखता है कि वो फैसले बगैर किसी के दबाव में आकर अभी ले सकता है। जंग उसके हाथ में है इस वक़्त कि वो किस समत में कहाँ तक इसको ले जाए। अच्छा देखिए, जब नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का पहला रिटर्न बयान आया था, तो कुछ शर्तें गिनाई और बताई गई थी उनके रिटर्न बयान में, जिसमें अमेरिका से मुआवजा लेंगे, अमेरिका को इस जंग का अंजाम भुगतना पड़ेगा, अमेरिका वेस्ट एशिया के सारे जो उनके स्टेशन हैं, जो भी वहां से पीछे हटे, और भी कुछ चीजें थी। इसी तरह की बात अरागची ने भी की, इसी तरह की मसूद पेजेस्कियन ने की, और शर्तें भी कुछ इसी तरह की आ रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पेच फंसा है, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कंडीशन ईरान, जैसे आप बार बार कहते हैं कि ईरान जंग खत्म करेगा, गेंद ईरान के पाले में है, पहले भी आपने कहा, अभी भी कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया ईरान के गेंद पाले में है, लेकिन वो गेंद पाले में है तो जंग किन शर्तों पर खत्म होगी? एक कहा गया, ये भी शर्तें आई कि गारंटी हो कि दोबारा अमेरिका नहीं आएगा, लेकिन ये सब कोई लिखित गारंटी अमेरिका तो देने वाला नहीं है कि वेस्ट एशिया से उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हट जाए, गारंटी कागज पर दे दे कि दोबारा कभी नहीं आएगा, तो फिर देखिए, ये बहुत दिलचस्प है, ये जो गारंटी की जो बातें हैं, ये आप अगर गौर से जाके देखिए, जो ओरिजिनल जो बयान आता है वो फ़ारसी में बयान आता है, पर्शियन ज़बान में जो बयान आता है, तो उसके अंदर लिखा होता है कि उसके अंदर है कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है कि जिसका ट्रांसलेशन सही अंग्रेज़ी में होता है ऑब्जेक्टिव गारंटीज़, हम्म, ऑब्जेक्टिव।
यानी क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि किसी के ज़बान और किसी के बोलने से गारंटी नहीं होगी, बल्कि बाहर हकीकत ऐसी होगी, हालात ऐसे होंगे कि वो उस चीज़ को गारंटी करेंगे। यानी कोई आके ज़बान से गारंटी नहीं करेगा, हालात ऐसे बन जाएँगे कि गारंटी बन जाएगी। ये शब्द इस्तेमाल होता है। यानी क्या? ये वही उससे मैच करता है जो खुल के बात हम सब लोग कह रहे हैं, स्पीकर हों, आरागची साहब हों, नए जो वली फ़कीर रहबर है, सबकी बात एक है कि अमेरिका इस इलाके से पूरी तरह निकलेगा। जब निकल जाएगा तो ये इससे बेहतर क्या गारंटी हो सकती है? जब वो है ही नहीं उसका कोई मिलिट्री बेस, कोई मिलिट्री ताकत कम से कम पश्चिमी एशिया की हद तक उसकी मिलिट्री ताकत एकदम सिफ़्र हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये है वो असली गारंटी जिसके वो पीछे हैं। यानी वो जिसको ऑब्जेक्टिव गारंटी कहते हैं। तो मेरे जिसको फ़ारसी में तज़मीन ऐनी मैं फ़ारसी का भी लफ्ज़ कह दूँ, तज़मीन ऐनी वो कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव गारंटी, ना ये किसी के बोलने वाली सब्जेक्टिव गारंटी नहीं, वो जो बाहर ऑब्जेक्टिवली देखी जा सकती है कि हालात ऐसे हो गए, कभी हो ही नहीं सकती जंग, ये इस गारंटी के पीछे हैं ये लोग और उसी के संप में वो फ़िलहाल बढ़ रहे हैं। जब ये हो जाएगा और अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि फिर उसकी आमना-सामना एक तरफ जो है वो बचा-कुचा इसराइल होगा और ये पूरा इस्लामी प्रतिरोध महाज़ और मोर्चा होगा और उस वक़्त शायद बगैर किसी जंग और लड़ाई के फ़िलिस्तीनी की आज़ादी हो जाएगी, ये मेरा अनुमान है, लेकिन आगे के हालात फिर ये बताएँगे। अब जैसे आप कह रहे हैं ना जो मैंने कहा कि जो लीडरान हैं ईरान के वो सब इसी तरह की बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया से अमेरिका चला जाए, गारंटी दे कि वो कभी दोबारा इस तरह की जंग के हालात पैदा करते हुए ईरान पर हमले नहीं करेगा। लेकिन वेस्ट एशिया के ही जो दर्जन भर देश हैं जिसमें चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत, तो जो भी देश हैं, ये सारे देश एक तरह से उसके साथ है अमेरिका के, वहाँ उनके बेस है, उनका पार्टनरशिप है, उनकी एनर्जी और उस सेक्टर में रिफाइनरी में पार्टनरशिप है, पावर सेक्टर में पार्टनरशिप है, एक तरह से स्ट्रैटेजिक ही नहीं, इकोनॉमिकली भी पार्टनरशिप है और अभी तो $16 बिलियन का डिफेंस डील अमेरिका ने इन सब के साथ किया, हथियार लो और उसके बाद अपनी सुरक्षा करो, मतलब अमेरिका यहाँ एक तरह से अपने हथियार भी इसी बहाने बेच रहा है। तो ये देश भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका जाए। तो ईरान की लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका से नहीं है, एक दर्जन उन देशों से भी है जिन्होंने अमेरिका के लिए न सिर्फ सारी सुविधाएं अपने मुल्क में दी है, बल्कि वो चाहते हैं कि अमेरिका वहां टिका रहे। देखिए, ईरान की लड़ाई इन देशों के साथ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि इन देशों के साथ है। हाँ, इन देशों के बाज़ हुक्मरानों के साथ और दरबारों के साथ ज़रूर है। देश की जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं सब पहले से कह रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हत्ता इन्हीं देशों में इस वक़्त भी जनता का रुझान, जनता का झुकाव वो ईरान की तरफ है। कोई भी लड़ाई जिसमें एक तरफ एक मुसलमान देश है, दूसरी तरफ जो है ये नेतन्याहू है, अमेरिका है, जनता उसमें उस मुस्लिम कंट्री को ही सपोर्ट करेगी और पूरे क्षेत्र में यही हकीकत है। हाँ, लेकिन बाज़ दरबार हैं जो अभी पलटे नहीं है। ख़ैर ओमान जो है उसने अपना रास्ता पहले से ही अलग कर लिया, एकदम अलग है ईरान के साइड पे। कतर ने अपने रवैये में कुछ तब्दीली लाया है और उम्मीद है कि आगे और तब्दीली लाएगा। बहरीन और कुवैत तो बेचारे उनसे तो कोई बयान ही नहीं आ रहा है। वो कुछ ज़ाहिरन वो बस फ़िलहाल उन्हीं ने शायद उनके दरबारों ने ये तय किया है कि जो ये तूफ़ान मचा हुआ है किसी तरह जब भी ख़त्म होगा फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। हाँ, सऊदी अरब और यूएई ये 2 ऐसे देश हैं कि जिनके दरबारों ने अभी तक अमेरिका का दामन ज़ोर से थाम के रखा है और अभी तब्दीली उनमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अजीत जी, हम लोग पहले भी शायद मैंने इसी तनाज़ुर में एक उदाहरण दिया था। भारत के आप इतिहास में देख लें कि जब आज़ादी आ रही थी, तो जो हिंदुस्तान के प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें 1-2 को छोड़कर ज़्यादातर ने जो वेलकम नहीं कर रहे थे इस आज़ादी को, दरबार यानी, वहाँ की जनता तो खुश थी, लेकिन दरबार तो वेलकम नहीं कर रहे थे भारत की आज़ादी को। लेकिन क्या कर सके वो? कुछ नहीं कर सके, आखिर उनको समझौता करना पड़ा और नए इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ उनको बातचीत करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुए और उनको थोड़ा प्रिवी पर्स मिला वगैरह कुछ हद तक। तो ये तो कोई पहली बार नहीं है कि कोई प्रिंसली स्टेट है, वो किसी कॉलोनियल पावर से उसके जो उसका वजूद वाबस्ता हो गया है, वो घबरा रहा है कि एक आज़ादी की तहरीक से और वो चाह रहा है कि वो आज़ादी की तहरीक फ़ेल हो जाए। तो ये तो पहली बार नहीं होगा। वक़्त के साथ ये जब देखेंगे और ये नाउम्मीद होंगे अमेरिका से पूरी तरह से, जैसे कि होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नाउम्मीद नहीं हुए। और जब इनको ये लगेगा कि भई और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये दरबार भी अपनी जनता के साथ हमराह हो जाएँगे और उस वक़्त फिर और बड़ी कामयाबियाँ इस क्षेत्र में और हिस्से में हासिल होंगी।
ये बताएं, जब इतने हमले हो रहे हैं ईरान पे, हम अभी जैसे हमने वीडियो दिखाया कि ईरान ने इजराइल पे क्या हमला किया, या उनके इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको तबाह किया, या जेरूसलम और तेल अवीव पर हमले किए, या वेस्ट एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर किए, वो सब सही है। अभी जैसे तस्वीर है ये इजराइल की तस्वीर है, लेकिन ऐसी ही तबाही की तस्वीरें हर रोज ईरान से आ रही है। चाहे स्कूल, कॉलेज, उनके हॉस्पिटल्स या अलग-अलग जगहों पर हमले, उनके एस्टेब्लिशमेंट पर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, रिफाइनरी या कुछ भी। तो उन हमलों से तबाही और मौतों की तस्वीरें में आ रही है। कहा जा रहा है 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके, हजारों बिल्डिंगें तबाह हुई। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, सेंट्रल कमांड की तरफ से, कि 8,000 से ज्यादा बॉम्बिंग हो चुकी। तो भाई ईरान में भी तो जनता परेशान होगी, हलकान होगी, मौतें हो रही है, तो उन्हें भी तो लग रहा है होगा कि जंग किसी ढंग से खत्म हो। आकिब जैदी साहब। देखिए, आप सही कह रहे हैं। यहाँ की जनता चाह रही है कि जंग किसी ढंग से खत्म हो, लेकिन वो ढंग भी उसने तय कर लिया है। वो ढंग है मुकम्मल जीत के साथ। मुकम्मल जीत यानी एंड ऑफ द वॉर, नॉट पॉज इन द वॉर। उसने ये ढंग भी अपने तौर पर तय कर लिया और उसको पता है इसके लिए उसको कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, जो कर रहे हैं। देखिए, ये 2000 से ज्यादा मौतें, यहाँ शहादतें हो चुकी हैं, ये बिल्कुल सही है। और अब मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ये फिगर आया था, सरकार ने ये फिगर रिलीज किया था कि 92,000 सिविलियन जो एसेट्स हैं, चाहे वो कोई फ्लैट हो, कोई दुकान हो, कोई कुछ भी हो, या अस्पताल हो, जो भी, जो सिविलियन है, छोटे-बड़े मिला के, वो डैमेज भी हुए। अब वो फिगर जो है वो 1 लाख के आस-पास हो गए, या क्रॉस भी शायद कर चुका हो 1 लाख को। तो ये यहाँ पर है। लेकिन ये याद रखिए अजीत जी, कि ये मुल्क इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 80 गुना ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, रक़बे में। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ज़मीनी हालात यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा मुल्क के शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर शायद ही कोई हमला हुआ हो, या हफ्ते में एक कोई हमला हो रहा है, 15 दिन में कोई एक हमला हो रहा है। वहाँ यानी आप जैसे, क्योंकि जितना आप वेस्ट की तरफ यानी इराक और इस तरफ, यानी जितना इसराइल के नज़दीक जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके नज़दीक आ जाए, या नीचे खाड़ी पर्शियन गल्फ के नज़दीक आप आ जाएँ, वो वाले जो यहाँ के जो सूबे हैं, यहाँ के जो राज्य हैं और शहर हैं, वो ज़्यादा मुतासिर हैं। तेहरान ज़्यादा मुतासिर है। तेहरान को एकदम नज़दीक तो नहीं है बॉर्डर के, लेकिन उसको बहुत टारगेट किया गया। तेहरान और बॉर्डर से सटे हुए जो सूबे हैं और शहर हैं, वो मुतासिर हैं। लेकिन बहुत बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पर 2 हफ्ते में एक कोई धमाका हो रहा है। तो बड़ा देश है, चल रही है लाइफ, और जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट बार-बार आके अपडेट दे रही है, और लेटेस्ट अपडेट यही है कि कहीं पर इस वक़्त हम लोग बात कर रहे हैं, कोई इलाका तेहरान में भी नहीं है, जहाँ पर बिजली, गैस, पानी कटा हुआ हो। अगर कटता है तो चंद घंटे के लिए कटता है। फिर उसके बाद आते हैं, एकदम वॉर है, वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है, दोबारा से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो लाइफ तो यहाँ पर चल रही है। ये सब तो सिर्फ़ मैं मटीरियल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। जो ईमान है, जो जज़्बा है, वो इतनी बार आपके सामने और आपके व्यूअर्स के सामने बात आ गई है, ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं, इशारा ही काफ़ी है कि जो गैर मामूली किस्म का यहाँ पर शहादत का, ईमान का जज़्बा है, आप उसको जब मिलाएँ और फिर इतने बड़े देश में जो मटीरियल लॉसेस हैं उससे मिलाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा, जो मैंने चंद मिनट पहले कहा, कि यहाँ पर एक विषय ये बना हुआ है कि जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, लोग इसमें भी लग गए हैं बातों में। यानी लाइफ़ चल रही है। बाजार चल रहा है। स्कूल, कॉलेज तो अब शुरू हो गए, स्कूल जो है शायद अभी इतनी जल्दी शुरू नहीं होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर ली। तो लाइफ चल रही है, ट्रैफिक जैम लग रहा है, छुट्टी मनाने लोग जा रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो एक शेयर करूँगा, शायद मैंने पता नहीं किया कि नहीं, कि तेहरान के अंदर जहाँ इतनी बर्बादी मची हुई है, तेहरान के अंदर पार्क की आप हालत देखिए, पार्क में भीड़ लगी हुई है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो लाइफ चल रही है दोनों वजह से। एक तो ये कि मटीरियली बहुत बड़ी जगह है ये, तो जो जितना भी हो जाए उतना असर नहीं महसूस होता, और उससे भी अहम यहाँ के लोगों का जो मूड और जज़्बा है, वो ऐसा है कि उनको ज़्यादा इसका असर नहीं होता। अच्छा, एक चीज बताइए, जिज्ञासा मैं पूछ रहा हूं। एक तरफ अमेरिका जैसा मुल्क है, जिसकी लगभग 29-30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। एक तरफ ईरान है, जो 400-450 बिलियन इकोनॉमी का देश है। कई गुना फासला है ईरान और अमेरिका में।
और इतनी तबाही अगर ईरान में हो रही है, वो जो वीडियो देख रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, एयर बेस हो, जहाज हो, जहाजों के बेड़े हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मिसाइल सेंटर्स हो, या जो भी हो, जितनी भी तबाही, बॉम्बिंग हो रही है, हजारों बम अगर गिर रहे हैं तो तबाही हो रही होगी। इतनी तबाही के बाद ईरान को फिर वहां वापस लौटने में, जहां ईरान 28 फरवरी के पहले था, बहुत सारे लोगों को लगता हो सकता है 10-20 साल फिर लगे। तो ये बड़ा लॉस, नुकसान तो इस जंग से हो रहा है, और जंग लंबी खिंची तो न जाने क्या अंजाम होगा। अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, हो सकता है उनके 2-4 हजार फौजी मारे जाए, हो सकता है 10-20 जहाज या हेलीकॉप्टर तबाह हो, लेकिन ईरान को। देखिए, ईरान के लिए ये पहली जंग नहीं है अजीत जी। ईरान आप जानते हैं 8 साल की जंग 1980 से 88 तक। इराक वार की बात करें, सही है, हाँ। जी हाँ। उसमें उस ज़माने में ईरान हर एतबार से आज के मुकाबले में बहुत कमज़ोर था। आर्थिक तौर पर कमज़ोर था और यानी लिटरेसी का लेवल कम था। जो क्योंकि वो उससे पहले वो शाह की हुकूमत थी, बादशाह की हुकूमत थी, अनडिक्लेयर्ड कॉलोनी था, उसकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। यहाँ पर बहुत अभी भी कहा जाता है कि एक कहावत मुहावरे की तरह बन गया है कि उस जंग में ईरानी कह रहे थे, हमारे पास बार्ब्ड वायर नहीं था। वो जो वायर होता है ना, जो बॉर्डर पर लगाते हैं, जिसमें से उसमें निकले हुए होते हैं, नोकें निकली हुई होती हैं उसके अंदर। तो काँटे-काँटे निकले हुए होते हैं, वो हमारे पास नहीं था बॉर्डर पर लगाने के लिए। वो हम खरीदने गए, तो हमें बेचा नहीं, ये कह कर के नहीं हम सद्दाम की साइड पर हम सारी कंट्रीज़ सपोर्ट कर रही थी। तो वो पोज़ीशन में ईरान था उस ज़माने में। उस जंग में तकरीबन 2.5 लाख लोग उसमें शहीद हुए, 2.5 लाख, अभी तो 2000 की फिगर की बात हो रही है। उस ज़माने की बात आप कर 8 साल वो जंग चली। उसके बाद आ अगर आप पता नहीं आपका सफ़र हुआ है ईरान का या नहीं, जो भी ईरान का सफ़र करता है, उसके बाद सैंक्शंस हैं। जो आता है तेहरान कहता है तेहरान की सड़कें देखकर, तेहरान के हाईवे देखकर, तेहरान की बिल्डिंगें देखकर, उसके कैफ़ेज़ देखकर, उसके मार्केट्स देखकर तो लगता ही नहीं कि यहाँ कभी भी कोई सैंक्शन लगा है। तो ईरान के लिए मटीरियली रिकवर करने को यहाँ पर जो सारी बात हो रही है वो यही मादी और मटीरियल नुकसान की है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल नुकसान नहीं, वो तो सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा इस जंग में हो रहा है। लेकिन चलो मैं मानता हूँ ज़ाहिर-सी बात है मटीरियल और मादी एतबार से तो नुकसान हो रहा है। तो ईरान के लिए ये मटीरियल डिस्ट्रक्शन से रिकवर करना ये कोई नई बात नहीं है। वो 8 साल की जंग हो या 40 नहीं, साल के मतलब फिर सैंक्शंस दशकों हो। लगेंगे ना, फिर दशकों लगे, मेरा ये कहना, फिर दशकों लगेंगे ईरान को रिकवर करके वापस वहीं लौटने में जहां 28 फरवरी के पहले ईरान था। तो इसके लिए इसका मुझे मतलब ईरानी तैयार हैं। पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा और शायद 10 लगें, शायद 5 लगें, 15 लगें। मुझे इससे इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कितने साल लगेंगे। ईरानी लेकिन पलटेंगे तो वहाँ नहीं पलटेंगे जहाँ 28 फरवरी था। ये उससे बहुत आगे जाने जाएँगे और इरादा भी उनका ये है और हालात भी यही दिखा रहे हैं कि हत्ता आर्थिक एतबार से भई यहाँ पर एक जो मुश्किल थी वो आर्थिक एक मुश्किल थी एक हद तक। ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो कहते हैं इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, लेकिन इकोनॉमी के हर एतबार से प्रॉब्लम नहीं था। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था, करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम था और अभी भी है। ये उस दूसरे एतबार से इकोनॉमी कितनी डाइवर्सिफ़ाई है, फॉरेन ट्रेड कितना डेवलप्ड है वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग लोकल कितनी डेवलप्ड है, उस एतबार से इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिन इकोनॉमिक पहलुओं में प्रॉब्लम नहीं थी और ज़ाहिर-सी बात है लॉस और डिस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ का हुआ है, वो रिकवर हम्म, करके और आगे जाएँगी। और जिनमें हम्म, थी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, वो है हम्म, इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन, वो हम्म, ज़ाहिरन अब सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि हम्म, सैंक्शंस का पूरा वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। और याद हम्म, रखिए कि सिर्फ़ अब हम ईरान को क्यों देख रहे हैं, मेरा तो ये अंदाज़ा है और कई लोगों का ये अंदाज़ा है कि अब हमें सिर्फ़ ईरान के फ्यूचर की बात नहीं करनी होगी। हम हम्म, एक जॉइंट वेस्ट एशियन फ्यूचर सामने शायद आने जा रहा है। जब अमेरिका यहाँ से जाएगा, तो जो हम्म, आपसी तालमेल और दोस्ती और बरादरी इन देशों में होनी चाहिए है, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर, जब अमेरिका जाएगा तो उस बरादरी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो चली जाएगी। तो अब हम्म, जब वो बरादरी यहाँ कायम होगी और ये पूरा ऑयल और गैस का पैसा बजाए इसके कि वेस्टर्न जेबों में जाके भरे और थोड़ा बहुत अय्याशी के लिए इन दरबारों को दे दिया जाए, ये जब एक्चुअली जनता के फ़ायदे में आएगा, तो ये वेस्ट एशिया के अंदर एक ऐसा नया गोल्डन एज शुरू हो सकता है अनकरीब, कि तारीख में कभी देखा भी ना गया हो। हम्म। जैसे आपने कहा ना, पैसे का एक डॉलर के बदले अगर ईरानी करेंसी कहें, तो ईरानी करेंसी $1 के बदले कितना रियाल है आज की तारीख में?
जब जंग शुरू हुई थी तो तकरीबन 16 लाख रियाल बनते थे एक यूएस डॉलर हाँ, के। जंग हाँ, शुरू होने के बाद से तकरीबन 14 लाख रियाल के आसपास हो गए, यानी करेंसी एक्चुअली स्ट्रांग हुई है जंग के दौरान। हाँ। लेकिन बहुत कहें तो उसका वैल्यूएशन बहुत खराब है और ये जनवरी में बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत सारे प्रदर्शनकारी जब उस समय ये और शायद मेरे ख्याल से इसका वैल्यूएशन और गिरा था। तो ये चिंता भी तो ईरानियों को होती होगी ना कि इससे बेहतरी कैसे होगी जंग के हालात में लंबा खिंचा। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं माइंडसेट को, क्योंकि बाहर के लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि यार इतनी तबाही के बाद फिर ईरान के लोग कैसे सोच रहे हैं, और अगर ये 2 महीने 3 महीने चल गया इसी तरह की जंग होती रही तो पता नहीं और क्या होगा और वहां की इकोनॉमी कहां जाएगी। और ये जो 14 लाख एक डॉलर के बदले पता चला 34 लाख हो गया रियाल एक डॉलर के बदले। जी, अभी फ़िलहाल तो इसके जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि करेंसी एक्चुअली स्ट्रेंथन हुई और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, तो ईरान के हम्म, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये दिलचस्प बात है। 2-3 इसकी वजह है। यहाँ सेंट्रल बैंक ने चंद दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं, कई सालों के बाद उस लेवल तक पहुँचे, जो अभी जंग के बाद पहुँचे। उसकी वजह क्या है? ईरान अपना जो तेल बेचता था, बड़ी दिक्कतों से और मुश्किलात से बेचता था, सैंक्शन की वजह से। जो देश खरीदते थे, पहले तो वो डिस्काउंट पे खरीदते थे। फिर वो कहते थे हम मतलब 60 दिन बाद, 90 दिन बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। सारे बैंकिंग चैनल्स तो बंद हैं, तो बड़े ही लंबे और टेढ़े और ऐसे ये कहेंगे पेचो-ख़म के रास्तों से वो पैसा आता था, बड़ी मुश्किलों से। बीच में लोग खा जाते थे, दबा लेते थे, ये सब होता था। अब क्या हुआ है कि जैसे जंग शुरू हुई और खाड़ी से सिर्फ ईरान है और ओमान है जो खुलकर अपना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तेल, ओमान और ईरान। तो ईरान के पहले भी जितने के पेमेंट बचे हुए थे, ये सारे देश जो है लाइन लगाकर पुराना अपना जो उनका कर्जा है वो चुका रहे हैं, ईरान को दे रहे हैं फॉरेन करेंसी। जो पेच और खम का जितना भी रास्ता है कह रहे हैं भाई हम खुलकर दे रहे हैं। फिर तो अमेरिका ने डर के मारे सैंक्शंस हटा ही दिए ईरानी ऑयल पर से, खत्म ही हो गए ईरानी ऑयल पर से अमेरिकन सैंक्शन। तो और बिक रहा है और वो भी किस कीमत पर बिक रहा है? जंग से पहले $47 की उसको सिर्फ प्राइस मिलती थी, मार्केट में होती थी $70 की प्राइस। ईरान डिस्काउंट और सब मजबूरी के तहत बेचारा वो $47 में बेचता था। अब ईरान भी $100 पर बेच रहा है, $110 पर बेच रहा है, जैसे रशिया बेच रहा है, बाकी सब लोग बेच रहे हैं। तो पुराना पैसा तेजी से बहुत आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो ब्लॉक किए हुए थे लोग या बहानों से देर में देते थे, कम देते थे, वो सब लाइन लगा के जल्दी-जल्दी दे रहे हैं। और जो नया सेल भी हो रहा है, वो भी हाई प्राइस पर विदाउट डिस्काउंट हो रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस तेजी से बढ़ रहे हैं इस जंग के दौरान ईरान के, उसका असर भी हम लोग करेंसी पर देख रहे हैं कि करेंसी एक्चुअली अप्रिशिएट कर रही है जंग के बाद से। तो अगर ये ट्रेंड जो अभी कायम हुआ है, ये बाकी रहता है, तो मेरे ख्याल में करेंसी को भी लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए ट्रेंड चेंज होता है, करेंसी में कोई मुश्किल होती है, जो कि मुमकिन है, आखिर जंग है, ऊपर-नीचे होता है मामला। असल बात ये है कि ईरानी जनता ने जिस मानसिकता को अपनाया है इस वक़्त इस जंग को लेकर, वो ऐसी मानसिकता है कि जब वो कहते हैं कि भई मैं और मेरे बच्चे जो है वो शहीद होने को तैयार है। रात को जो यहाँ पर रैलियाँ और प्रोसेशन निकलता है, प्रदर्शन होता है, मैं बहुत कभी ज़िक्र नहीं किया, मैं कह दूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ अब इतने रातों से हो रहा है कि अब उसमें वैरायटी भी बहुत आ गई। एक दिन निकलेंगे सिर्फ व्हीलचेयर पर मरीज, व्हीलचेयर के मरीज चंद 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में मिलकर प्रदर्शन निकालेंगे। एक दिन जो सिर्फ बूढ़े निकलेंगे, एक दिन ये भी होने लगा है। एक दिन सिर्फ वो माएँ जिनके बच्चे प्रैम में, गोद वाले बच्चे, वो सैकड़ों हजारों की तादाद में निकलती है, रात को प्रदर्शन करती है कि हम इस जंग के फेवर में। ये वो मिसाइलें अलग से गिर रही हैं, खासतौर पर तेहरान-वेहरान में तो खतरा ज्यादा ही रहता है। तो जब ऐसी मानसिकता है, वो करेंसी के ऊपर-नीचे होने से फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। गर्चे ये भी है कि इस वक़्त जो है करेंसी के नीचे होने के चांस कम है, ऊपर ही की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आखिरी सवाल, ये सब क्यूरियोसिटी वाले सवाल है। आखिरी सवाल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अब कहा जा रहा है कि ईरान ने वहां टोल नाका लगा दिया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल वाटर है वो एक तरह से टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो ईरान के 12 नॉटिकल माइल तक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकड़े रास्ते में बिना ईरान के परमिशन के जहाजों का गुजरना मुश्किल है, तो वह टोल नाका लगा दिया। ये खबर आई कि कुछ जहाजों से ईरान पैसे भी ले रहा है, एंट्री चार्ज, एग्जिट चार्ज जो भी है। तो अगर ये ऐसे ही बंद रहा तो एक तो ईरान को फायदा हो सकता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या ईरान इस दिशा में सोच रहा है? बहुत सारी खबरें छप रही कि ईरान को एक रास्ता दिख गया है कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूली करो, टोल नाका लगाओ, जहाजों को उधर से गुजरने की कीमत वसूलो। जी, अच्छा अहम सवाल है और ये मेरे ख़्याल में एक अच्छा मौका है कि दर्शकों के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जाए। जैसे आपने भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पर इंटरनेशनल वाटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
या तो ईरान के टेरिटोरियल वाटर है या ओमान के टेरिटोरियल वाटर है। और वहाँ के पानी का गहराव और वो जो टापू हैं और जज़ीरे हैं सबको देखते हुए चॉइस ही नहीं है। अगर कोई बड़ी शिप है, उसको ईरान के पानी से ही गुज़रना पड़ेगा, यानी कोई ऑप्शन भी नहीं है, ईरान के टेरिटोरियल पानी से ही गुज़रना पड़ेगा। तो ये सबको देखते हुए ईरान ने ये खुलकर ऐलान कर दिया है, यानी एक नहीं बहुत सारे जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, उन्हीं ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग के बाद भी पुराना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी नहीं बनेगा। ईरान जैसे अभी इस जंग के दौरान उसको मैनेज कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कौन गुज़रेगा, कब गुज़रेगा। और ये सही बात है कि खुद से जो है मुझे तकरीबन अभी ये इत्मीनान हो गया, ये बात सही है कि खुद से पैसे भी लिए हैं, फीस ली है। तो ईरान शायद इस सिस्टम को जारी रखेगा, बल्कि यहाँ पर जो एक एमपी हैं, एक सांसद हैं, उनका बयान आया इस सिलसिले में कि हमने इस सिलसिले में एक कानून का एक बिल ड्राफ्ट करके हमने दिया है पार्लियामेंट में कि उस पर बहस हो कि ये पूरा कानूनी निज़ाम इसके लिए बन जाए कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन-सी अथॉरिटी मैनेज करेगी, किस लॉज़ के तहत मैनेज होगा। तो बहुत तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है कि शायद मुमकिन है इस जंग के दौरान ही या जंग के फ़ौरन बाद ही पूरा उसका लीगल मैकेनिज़्म भी जो अगर यहाँ के लीगल सिस्टम में उसकी खला और कमी पाई जाती है लॉज़ के एतबार से, तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और फिर जिस तरह से सुएज़ कनाल से गुज़रते हैं, तो बहुत पैसे लिए जाते हैं। पनामा कनाल है या ये तो ख़ैर मैन मेड है, जो नेचुरल वेज़ भी हैं, जैसे वहाँ इस्तांबुल के बीच में से गुज़रता है बोस्फोरस, या मिसाल के तौर पे डेनमार्क की स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन, कनाडा, यूएसए में सेंट लॉरेंस वाटरवे है। ये नेचुरल हैं सब, नेचुरल ऐसे पानी के रास्ते हैं। यहाँ पर वहाँ के देश जो हैं उसके लिए मुख्तलिफ फ़ीस लेते हैं, परमिशन लेते हैं वग़ैरह। तो मेरा अनुमान क्या, ये तो तकरीबन ईरान ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि जंग के बाद ईरान और ओमान, ये 2 देश जिनके ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कैसे मैनेज करना है। और मेरा अंदाज़ा है कि ऐसा ही होगा कि परमिशन होगी, तो ये फीस होंगे, इसको क्रॉस करने के। एक तरह से जैदी साहब, ये ईरान की फिर दादागिरी हो जाएगी ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, हर रोज जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 100 से सवा 100 जहाज गुजरते थे, जिसमें 25-30 तेल टैंकर, बाकी कार्गो शिप, अब जंग के बहाने उसको एक रास्ता मिल गया और उसके बाद अब टोल नाका लगा के और $1 मिलियन वसूलने लगे हर जहाज से, तो दादागिरी हो गई। अगर देखिए फिर हम लोग भारतीय हैं, तो मैं अपनी तारीख से अगर मिसाल लूँ और मैं कहूँ कि भाई पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो आप जानते हैं कि यहाँ हमारे दरमियान श्रीलंका और इंडिया के दरमियान एक छोटा-सा पॉक स्ट्रेट है, एक छोटा-सा एक एक रास्ता गुज़रता है। और जब तक इंडिया आज़ाद नहीं था, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी ब्रिटिश शिप आ सकता था, गुज़र सकता था, बोट आ सकती थी। बम्बई के डॉक में मेरा ताल्लुक बम्बई से, बम्बई के हार्बर में ब्रिटिश शिप आती थी, तो उससे जो है चुंगी या टोल नहीं लिया जाता था। फिर 1947 के बाद, या अगर शायद 1950 के बाद, जब हम गणतंत्र भी बन गए, उसके बाद अगर हमने ब्रिटिश से लेना शुरू किया, पहले ब्रिटिश आदमी बगैर वीज़ा के आता था, अब जो हमने उससे कहा आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा कि भारत ने दादागिरी करना शुरू की? नहीं, क्योंकि पहले वो आज़ाद नहीं था, उसको अपना पावर यूज़ करने का मौका नहीं, नहीं नहीं, मिल जो रहा था, वो स्टेट मजबूर नहीं, था। दो ये तुलना सही नहीं है। जो स्टेट खुला है, उस स्टेट को आपने कब्जा कर लिया क्योंकि आपका टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक है, तो आपने अब तो कब्जा कर लेंगे ना। आप अगर इस तरह से करेंगे, कब्जा करेंगे, तो ये एक तरह इसका फिर कोई भी देश इसकी मुखालफत करेगा कि ये कौन सा तरीका हुआ कि इस जंग में आपने एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोज ली। जी, वो जो बा आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ टेरिटोरियल वाटर है और टेरिटोरियल वाटर की हैसियत कानूनी एतबार से इंटरनेशनल लॉ में बिल्कुल वही हैसियत है जो किसी देश की ज़मीन की है। यानी उसमें आने के लिए वो होता है, वहाँ अगर कोई बोट आती है उसके लिए वीज़ा तक वो डिमांड कर सकता है, वीज़ा नहीं था आप क्यों आए टेरिटोरियल वाटर में? यहाँ तक भी बात हो सकती है क्योंकि एकदम ज़मीन जैसी हैसियत है। अब तक ईरान और ओमान ये नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, या तो आप उनकी शराफ़त कहिए, या वो जो साम्राज्य जब यहाँ से कमज़ोर करके इस पूरे इलाकों को यहाँ से निकला और प्रिंसली स्टेट छोड़ गया और कमज़ोरियाँ यहाँ छोड़ गया, तो उसकी मजबूरी कहिए, जो भी कहिए। वो चीज़ जो दुनिया में नॉर्मल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एबनॉर्मल थी कि टेरिटोरियल वाटर से बगैर इजाज़त की शिप्स गुज़र रही हैं। ये कैसे हो रहा था? अब वो नॉर्मल सिचुएशन जो दुनिया भर में कि टेरिटोरियल वाटर में किसी को भी आना है, परमिशन जो भी कंडीशंस उस कंट्री की है, वो माननी पड़ेंगी। भाई हम अपने इंडिया में 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई आ जाए, इंडिया अगर कोई टैक्स से चुंगी लगा दे 12 नॉटिकल माइल पे, तो कोई एतराज़ कर सकता है। इंडिया पलट के क्या कहेगा, भई ये तो टेरिटोरियल वाटर है, नहीं पसंद मत आओ। कोई इंटरनेशनल वाटर थोड़ी है। तो वो एब्नॉर्मल हालत जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की थी और उसकी वजूहात जो भी थी,
ज़ाहिरन वो उसमें वही साम्राज्यी असरात जो बाकी रह गए उसका था। वो साम्राज्यी असरात जैसे खत्म हो रहे हैं, तो ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर है। ईरान और ओमान मिलके तय करेंगे उन्हें जो चाहे करना है और कोई सवाल लॉ के पॉइंट से कोई नहीं कर सकता। हाँ, लोग शिकायत करेंगे क्योंकि बुरी आदत हो गई थी। बुरी आदत जो लत छूटने में टाइम लगता है, तो हंगामा होगा, शिकायत होगी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि लॉ भी फेवर में है और ज़ाहिर-सी बात है ज़मीनी ताकत तो है ही ईरान के फेवर में। चलिए देखते हैं। ये मैं जानता हूं कि 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होता है किसी भी मुल्क का, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए मुझे भी देखना होगा कि क्या कोई इंटरनेशनल लॉ अलग से भी है नेविगेशन का। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं भी इसको देखूंगा, समझूंगा कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ है नेविगेशन का तो फिर उसका मतलब अलग होगा कि कैसे उसको रोक सकते हैं। बहरहाल फिलहाल इस बातचीत को हम खत्म करते हैं। लंबी बातचीत हुई लेकिन बहुत कुछ समझने का मौका मिला हमारे दर्शकों को भी। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू, ईरान की जनता, ईरान के हुक्मरान कैसे सोचते हैं, इस बातचीत को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी फिर, और हर वीडियो के आखिर में मैं तो यही दुआ करता हूं कि जंग जल्दी खत्म हो। देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।